तो कह सकते हैं कि 2.5 साल के बाद एक बार फिर से वीरेंद्र कंवर जो हैं वो वापसी कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, जो कि हाशिए की तरफ बढ़ चुके थे एक तरह से। मैंने कभी अपने आप को नेता नहीं समझा कि जैसे हम ये कहते हैं कि नेता हाशिए में चला गया, तो मैंने अपने आप को नेता समझा नहीं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो मैं सीपीएस रहा, चाहे वो मैं मंत्री रहा, पूरे प्रदेश के अंदर मैं काम करता रहा। क्या वो उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का हारना मतलब लोगों में सीधी नाराजगी जग जाहिर है। क्या वजह रही आप उस समय जो है आप कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद जब चुनाव हुए तो आप चुनाव हार गए। लेकिन काम की कोई कमी नहीं बताते हैं, कहते जितना काम उसमें हो गया, न भूतो न भविष्यति। मैंने कहा भविष्य में आपने रखा नहीं, अगर रख लेते तो शायद इससे ज़्यादा करते। विधायक बनने की मैं कहानी जानना चाहूँगा कि जब आपको टिकट मिला, कितनी उसमें स्ट्रगल रही टिकट मिलने में, और सपोर्ट किसका रहा था उस टाइम जब पहली बार आपको टिकट मिला? फिर धूमल जी ने लास्ट में कहा कि अगर चलो बदलना है तो करना है, तो फिर मेरिट के ऊपर दे दीजिए, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको। तो और आपको टिकट मिल गया मेरे को और आप जीत गए, और मैं- तब से आप जो है लगातार 4 बार से विधायक। जी। लेकिन फिर बाई इलेक्शन में आपको टिकट से इग्नोर कर दिया गया पूरा। जो पार्टी क्या का कारण रहा? वो पार्टी का जो एक प्रयास था कि सरकार बनानी है हिमाचल प्रदेश। देवेंद्र भुट्टो को टिकट दे दिया गया। हाँ, फिर मेरी जगह नहीं, सभी 9 जगह जो है उन्हीं को टिकट दिए जिनको डिफेक्शन करा के लाए थे, तो सभी को दिया। आपका भावनात्मक जो जुड़ाव है वो किसके साथ है, कौन सी नेता के? जेपी नड्डा लगातार हिमाचल आ रहे हैं, फोकस उनका हिमाचल पे है, तो ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले जो चुनाव है वो उनके नेतृत्व में हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। अगर मैं पार्टी को जिता सकता हूँ तो ही पार्टी मुझे टिकट देगी, और पार्टी मुझे लगता है कि जो जन भावनाएं हैं आज भी मेरे साथ है। आपको विश्वास है पार्टी आपको टिकट देगी? मैं निश्चित रूप से, मैंने जनता के बीच में कि आज भी कुटलैंड की जनता जो है साथ है, खड़ी है पूरी तरह से। मतलब आप चुनाव लड़ेंगे चाहे टिकट मिले चाहे नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। किस तरह से आप देखते हैं इन 2.5 सालों में कांग्रेस सरकार का जो कामकाज है, क्योंकि सरकार कहती है कि हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा वर्ग बचा है जिसके ऊपर टैक्सेस जो है वो सुक्खू जी ने नहीं लगाए, इस सरकार ने नहीं लगाए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मोहित डायरीज। आज हमारे साथ गेस्ट हैं वीरेंद्र कंवर जी, जो कि 4 बार लगातार विधायक रहे हैं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से, सीपीएस भी रहे हैं और जयराम सरकार के समय कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर आपका रहा है, और अब आप जो है ऑल इंडिया वॉलीबॉल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो कह सकते हैं कि 2.5 साल के बाद एक बार फिर से वीरेंद्र कंवर जो हैं वो वापसी कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, जो कि हाशिए की तरफ बढ़ चुके थे एक तरह से। राजनीति की अगर बात करूं खास तौर पे आपके, देखिए, मैं बचपन से समाज सेवा के साथ जुड़ा रहा जी। जब मैं कॉलेज में आया तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और आर्य समाज मूवमेंट जो उसमें हमीरपुर में होती थी, तो मैं उनसे जो भी हमें सामाजिक तौर पर सामाजिक समरसता के कार्यक्रम होते थे, तो मैं उनमें लगातार जाता रहता था। और उसके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुझे लोगों ने बाद में पंचायत का उपप्रधान बनाया, और फिर जिला परिषद में मैं जिला परिषद जीता, और उसके बाद लगातार लोगों ने मुझे 4 बार विधानसभा पहुंचाया। आपने पहला इलेक्शन कब लड़ा था? मैं 2003 में मैंने पहला चुनाव जो था वो लड़ा था, और लगातार मैं इस सोच के साथ कि लोगों ने मुझे दायित्व दिया है, मुझे इस दायित्व को निर्वाह करना है। मैंने सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैंने दोनों में जी भर करके जो है वो काम किया। मैंने कभी अपने आप को नेता नहीं समझा कि जैसे हम ये कहते हैं कि नेता हाशिए में चला गया,
तो मैंने अपने आप को नेता समझा नहीं, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो मैं सीपीएस रहा, चाहे वो मैं मंत्री रहा, पूरे प्रदेश के अंदर मैं काम करता रहा। और जब लोगों ने लगातार मेरे वहाँ पर विषय आ गया, मेरे से पहले 2 बार श्री रामदास मलागढ़ जी विधायक रहे थे, ठाकुर रणजीत सिंह जी रहे थे, तो लगातार कांग्रेस 32 वर्ष जो थी वो सत्ता में नहीं थी। तो उन्होंने एक ही मुद्दा बनाया कि परिवर्तन, लोगों को बहकाया जो उस टाइम था। लेकिन मैं चुनाव बेशक बहकाने के कारण या जो भी चुनाव में जो भी मीन्स अपनाए गए, टेक्टिक्स अपनाए गए, लेकिन मैं जनता से साथ जुड़ा रहा। और मैं समझता हूँ कि मैं मंत्री के रूप में जितना टाइम पहले कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दे पाया, उससे ज़्यादा मैं अपने आप को कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने उसमें खपाया। तो मुझे तो एक दिन भी नहीं लगा कि मैं हाशिए में चला गया हूँ। मैं तो समाज सेवा के लिए आया हूँ। राजनीति में मैं ठीक है मिसफिट हूँ, लेकिन कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। वो काम मेरा लगातार जो है वो चलता रहा। लेकिन ये बहुत बार देखा गया है, आप इसका थोड़ा कारण भी बता दो कि कब जब कोई मंत्री बनता है जी, और देखा जाता है हिमाचल में भी होता है, अब काफ़ी जगह पर और होता है, उसके बाद लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर अपने ही विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, अगर आप वहाँ के एमएलए हैं, क्या वो उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतर पाए? क्योंकि कैबिनेट मंत्री का हारना मतलब लोगों में सीधी नाराज़गी जग जाहिर है। क्या वजह रही आप उस समय जो है आप आप कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद जब चुनाव हुए तो आप चुनाव हार गए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं पिछले 2.5 वर्ष लोगों के बीच में, कहीं सुख में, कहीं दुख में, कहीं भंडारे में, कहीं जगराते में, जहाँ बुलाता हूँ मैं जाता हूँ। जब भूमिका बड़ी मिल जाएगी तो मुझे प्रदेश में जाना होता है, वहाँ नहीं जा पाता हूँ। तो कई बार जो होता है कि पड़ोसी के तो मैं सारे इसमें चला गया, लेकिन जो दूसरा जो पड़ोसी उसका रह गया वो नाराज हो जाएगा, इसके आ गया इसके नहीं आया। ये तो एक कारण है। दूसरा जो बड़ा कारण रहता है कि अब मंत्री से ज़्यादा क्या बढ़ना है आपने। आज जो काम होने वाले नहीं होते हैं, किसी ने जॉब मंत्री से ज़्यादा मुख्यमंत्री भी तो है। हाँ, जॉब से जो तो जॉब से आपका हाँ, वो एम नहीं रहा कभी सपना हाँ, मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ मैं एक दिन? नहीं, मेरा तो कभी रहा नहीं। मैंने तो कहा कि जैसे मैं नेता नहीं, मैं एक कार्यकर्ता ही हूँ, और मैंने कार्यकर्ता से ज़्यादा सोचा भी नहीं हूँ। जिम्मेदारी जो भूमिका कार्यकर्ता के रूप में मुझे मंत्री की रही, चाहे कार्यकर्ता के रूप में अब राष्ट्रीय हमारे वॉलीबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष की रही, मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों में अपेक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं। अपेक्षाएं ज़्यादा है, इस ज़्यादा। बात के लिए लोग नाराज़ हो गए आपसे हाँ जी। कि आप उनके जो ओकेजन्स थे उस पर हाँ। नहीं जा सके, घर नहीं जा सकते थे या उनसे मिल नहीं सकते थे नहीं, इंडिविजुअली। लेकिन काम की कोई कमी नहीं बताते हैं। कहते जितना काम उसमें हो गया, न भूतो न भविष्यति। मैंने कहा भविष्य में आपने रखा नहीं, अगर रख लेते तो शायद इससे ज़्यादा करता। अब आप ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जी। तो आप एक तरह से साइलेंट बैठ गए थे, एकदम से नाम आ गया, वीरेंद्र कंवर बन गए हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष। कृपा किसकी रही इसमें? देखिए, सबकी कृपा रहती है। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, खेल खिलाड़ी हैं, मैं पहले प्रदेश के अंदर वॉलीबॉल से जुड़ा रहा, और इसके साथ साथ ओलंपिक संघ का भी मैं अध्यक्ष रहा। और जैसे अपना खिलाड़ियों ने ही मेरा नाम जो है वो आगे बढ़ाया। हालांकि मैं सहमत नहीं था, मैं मना कर रहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, मैं विधानसभा में जो है वो अपना ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, लेकिन नहीं माने। और इसमें हमारे पार्टी के नेतृत्व की भी जो है वो रही है, अनुराग जी का उसमें सपोर्ट, अनुराग ठाकुर का आपको काफ़ी सपोर्ट रहा, कह रहे बिल्कुल हैं। रहा है, क्योंकि उनका एक नाम है खेल जगत में, तो उसका भी एक नाम का भी लाभ होता है। उनका एक बहुत बड़ा जो है वो लाभ हुआ है। और वैसे भी अपने पार्टी का हूँ तो पार्टी का भी एक नाम है। लेकिन अब 2.5 साल जैसे आप एक कह सकते हैं कि एक तरह से फ्री बैठ गए थे आप, तो आप 2.5 साल भी जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भ्रमण कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि मैंने तो तीसरे दिन ही चला गया था जगराते में, भागवत में, लठैनी में एक भागवत था,
अब वो बेचारे कार्यकर्ता इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं तीसरे दिन ही वहाँ पर चला गया था। तो मैंने जाना शुरू कर दिया था और पार्टी ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी थी। तो मैं जाता था जहाँ भी था मैं काम में। पॉलिटिक्स में आने से पहले आप क्या करते थे? कहीं क्योंकि देखिए, हर एक पॉलिटिशियन की एक कहानी होती है जी। और कुछ स्ट्रगलिंग की कहानी भी होती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी क्या कहानी रही है स्ट्रगलिंग डेज की, अगर मैं बात करूं शुरुआती देखिए, दौर की? हाँ, जब आप शुरुआती दौर में मैं 1981 में मैं संघ का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पर मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा। विद्यार्थी परिषद का मैं काम करता था, तो मैंने इन बिटवीन डी फार्मेसी भी की, फिर मैंने ग्रेजुएशन भी की। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो है मैं एक बिज्जड़ में मैंने वहाँ पर कारोबार अपना शुरू किया, कैमी शॉप शुरू की। बहुत अच्छा काम वहाँ पर जो था वो मेरा था, हिमाचल में? हिमाचल में। जी। लेकिन मन में एक था कि कुछ मुझे अलग से करना है। और मैं एक विद्यार्थी परिषद के एक शिविर में मैं धर्मशाला में गया हुआ था, तो वहाँ पर आदरणीय नड्डा जी भी थे, वहाँ पर गोविंदाचार्य जी भी थे, मदन दास देवी जी थे जो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वीरेंद्र क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी अब तो मैं दुकान कर रहा हूँ। अरे अभी दुकान कर ली? मैंने कहा कैबी शॉप कर रहा हूँ। अरे आप आगे क्यों नहीं कर लेते हैं, लॉ क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा ये तो फिर मेरे को काम बंद करके जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं एडमिशन ले लो, ऐसे कॉलेजेस हैं वहाँ पर पेपर ही देने जाना पड़ता है। तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मेरी एडमिशन जो थी वो मुंबई केसी कॉलेज में हो गई। जी। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पार्ट टाइम नहीं, मुझे फुल टाइम जो है वो काम अपना लॉ करना है। तो मैंने अपने यहाँ पर व्यवस्था की, मैं वहाँ पर चला गया। जब मैं वहाँ पर गया तो ठहरने की बड़ी भयंकर समस्या थी। तो कुछ समय तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में जो था वो दादर में वहाँ पर रुका, जहाँ पर आजकल जो अपने केंद्रीय हमारे क्या नाम जनरल सेक्रेटरी हैं, वहाँ से बॉम्बे से हैं, वो वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के उसमें कार्यकर्ता संगठन का काम करते थे। तो उन सब से जो है वो मिलना जुलना हुआ और उसके बाद मैं वहाँ पर जॉब भी शुरू कर दी, एमआर की जॉब शुरू की, मेडिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव की। और मैंने जो है वो लॉ किया वहाँ से। जो सेकेंड ईयर में मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में जो है वो मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल गई। तो वहाँ हॉस्टल्स वगैरह में मैंने रहना शुरू किया। तो मैंने वहाँ से मैंने अपना लॉ कंप्लीट करने के बाद जब मैं फिर वापस आया तो मेरे पिताजी जो थे वो अस्वस्थ रहते थे, ज़्यादा उनकी स्वास्थ्य जो था वो ज़्यादा गिर गया, किडनी डैमेज, रेनल फेलियर्स हो गया। तो मैंने थोड़ा अपना कारोबार थाना कलां शिफ्ट किया और पिताजी मेरे प्रधान थे लगातार। अच्छा, आपके पिताजी भी जो पॉलिटिक्स में ही रहे हैं? पॉलिटिक्स नहीं, ग्राम के प्रधान थे। वो भी पॉलिटिक्स ही होगी एक तरह से। हाँ चलो, गांव की पॉलिटिक्स हो गई। तो उनका ध्यान तो हो गया। तो फिर मैं वहाँ से आकर के फिर दूसरी जगह कारोबार को संभालना चाहता था, लेकिन जो गांव के लोग थे उन्होंने उसमें रोका। और बाद में वहाँ बाई इलेक्शन हुआ तो मैं सर्वसम्मति से वहाँ पर उप प्रधान बना। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं लगातार जो है वो लोगों ने चलता आपको रहा, बोला कि आप चलता आगे रहा, आइए और चलता राजनीति में जाइए। हाँ। विधायक बनने की मैं कहानी जानना चाहूँगा कि जब आपको टिकट मिला, कितनी उसमें स्ट्रगल रही टिकट मिलने में, और सपोर्ट किसका रहा था उस टाइम जब पहली बार आपको टिकट मिला था? देखिए उसमें बहुत बड़ी लंबी कहानी है। अगर शॉर्ट में आप बता पाएँ हाँ, तो। जब मैं उपाध्यक्ष अपना उप प्रधान बना, उसके बाद मैंने जिला परिषद का जो था वो मेरे फिर राजनीतिक तीर मेरे पर चलने शुरू हो गए। जब मैं जिला परिषद भी जीत गया तब भी मुझे जो है वो हाशिए में धकेलने की जो प्रयास होते हैं वो हुए। लेकिन जो मैंने काम करता था, जो लोगों में मेरा मिलना जुलना था, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जो था मेरे क्षेत्र में खड़ा हो गया था
कि पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। मुझे अपने घर के लिए जो है वो मीलों पैदल जाकर के चलना पड़ता था। पानी जो है वो हम नाले का पानी पीते थे, ये सच्चाई है। हमारे कुआं नहीं था पानी के लिए। ऐसी स्थिति जो थी वो मेरे गांव की थी। कौन से सन की बात है ये? ये 2000, जब मैं जिला परिषद 2000 से पहले ही सड़क नहीं थी, इतना भयंकर स्थिति थी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति है, पिछड़े हुए एरिए से है और इसको ही हमने बनाना है। और उसमें बड़ा योगदान स्वर्गीय प्रवीण शर्मा जी, उन्होंने मुझे जो है वो धूमल जी के पास मेरा पक्ष उन्होंने रखा। कृपाल जी परमार जी थे, इन्होंने पक्ष रखा। और धूमल जी ने जो था वो 2003 जब टिकट आवंटन शुरू हुआ, उन्होंने एक सर्वे करवाया हुआ था। तो टिकट किसी और को दे रहे थे क्योंकि संगठनों का दबाव किसी और के लिए था। तो फिर धूमल जी ने लास्ट में कहा कि अगर चलो बदलना है तो करना है तो फिर मेरिट के ऊपर दे दीजिए, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको जिताइए। तो और आपको टिकट मिल गया? मेरे को और आप जीत गए? और मैं- तब से आप जो है लगातार मैं 4 बार फिर आप चार, विधायक। जी जी लेकिन उसके बाद फिर अब परिस्थितियां बदली। जी। पिछले आप जब चुनाव हारे, चलिए एक आपने बता दिया कि वहाँ का, उसके अलावा और क्योंकि जयराम सरकार में आप मंत्री भी रहे थे, तो और क्या क्या आप लगता है कि कारण रहे होंगे हारने के? देखिए, कारण तो छोटे छोटे जब आपने बताया जब सोशल तो है ही है। हार की समीक्षा करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखें तो क्या सरकार का भी कोई असर रहा था उस टाइम? नहीं, एक जो कांग्रेस ने, क्योंकि ओपीएस भी मुद्दा था एक। ओपीएस मुद्दा था, महिलाओं का मुद्दा था। जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उन्होंने ये टैक्टिक्स यूज़ किया कि हर महिला को 1500 रुपये दिया, ये पकड़ो 1500 रुपये आपको। प्रतिद्वंदी मतलब कांग्रेस की तरफ से? हाँ, कि ये आपको 1500 रुपये है, किसी को गूगल से पे कर मतलब आप दिया। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पैसा जो है वो बांटा उस समय आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बंटा महिलाओं जी, को? बंटा 1500 रुपये गूगल से पे कर दिया, फिर शोर डलवा दिया कि मेरे को पैसा आ गया, मैंने फार्म भरा था, आप फार्म भरो। तो इसके आपने प्रमाण दिए थे फिर जनता में जब नहीं, दावा हमने कर रहे हैं जो? स्वीकार किया कि और भी हमारी भी कमियां रही होंगी जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं। कोई जरूरी नहीं एक कारण ये रहा, और जगह भी तो 22-23 लोग 24 लोग बीजेपी के जीते हैं, वो भी तो ये सारी चीज़ें फेस करके आए हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, जो जनता का निर्णय है हमें स्वीकार है। लेकिन फिर बाई इलेक्शन में आपको टिकट से इग्नोर कर दिया गया पूरा देखिए, तरह से, उसका क्या कारण रहा फिर? वो पार्टी का जो एक प्रयास था कि सरकार बनानी है हिमाचल प्रदेश। देवेंद्र भुट्टो को टिकट दे दिया गया? हाँ, फिर मेरी जगह नहीं, सभी 9 जगह जो है उन्हीं को टिकट दिए जिनसे डिफेक्शन करा के लाए थे, तो सभी को दिया। तो उसमें लोगों को लगता था कि मैं जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मन में पीड़ा तो थी। पीड़ा सिर्फ मेरी अपनी नहीं थी, कार्यकर्ताओं को जो 14 महीने टॉर्चर किया गया, जो वर्तमान थे, जो कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने किया, उनके कारण जो था वो मुझे ज़्यादा पीड़ा थी। और लेकिन सारे ये चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, और जगह से भी था, लेकिन मैंने कहा कि मैं वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़ा हूँ। पार्टी से जुड़ाव होने के कारण और लगातार मेरा एक पहचान भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी से बाहर तो जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो भाजपा में जो ग्रुपिज्म है यानी गुटबाजी है, कहीं ना कहीं वो भी रही आपके टिकट ना मिलने के लिए? नहीं, क्योंकि उसमें देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई मुझे जानबूझ करके किया गया। जब आप एक ग्रुप लाते हो तो ये जान करके नहीं लाया कि मुझे उसमें करने के लिए, वो तो ग्रुप में आया, वो भी आ गया। अब आए तो लेकिन ये भी टिकट कहा जा उनको रहा है दे कि दिया गया। भुट्टो जो है, देवेंद्र भुट्टो, वो सीधा नड्डा जी से टिकट लेकर आए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पार्टी के जो नेतृत्व है उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपने तो वैसे 2027 में ही चुनाव लड़ना था। और ये आपको नेतृत्व में कह दिया है कि 2027 में आप चुनाव नहीं, लड़ेंगे उस टाइम बीजेपी कहा के? कि आपने तो वैसे भी लड़ना है 2027 में ही। अगर अब ये लड़े हैं, जीते हैं, ये पार्टी में आए हैं और रिजाइन किया है, तो टिकट इन्हीं को ही दें। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर ये जीत गए चुनाव तो आपकी टिकट तो फिर कट गई हमेशा के लिए? नहीं, जो हमने यहाँ पर नहीं, हर जगह ही देखा है
कि जो जीता है उसकी भी टिकट तो कटी है। अभी वो गुण और दोष के ऊपर ही जाएगा कि जीतने वाला कौन है, हारने वाला कौन है। सर्वेस के ऊपर जो जाता है, जनता किसके साथ है। जब हम सरकार में बनाने के लिए जाएंगे तो पैमाना जीत ही होगा। जी, लेकिन जनता तो ठीक है, आप किसके साथ है? क्योंकि हिमाचल में तो इस समय बहुत सारे गुट बन गए बीजेपी के। लेकिन नड्डा गुट, धूमल गुट, जयराम गुट और भी छोटे मोटे गुट हैं। बिंदल जी थोड़ा बैलेंस रहते हैं दोनों तरफ। ये हमारे सब बड़े नेता हैं, आदरणीय आप किसकी धूमल तरफ? जी, आदरणीय शांता जी, नड्डा जी, अनुराग जी, जयराम जी, सब हमारे बड़े नेता हैं। और सारे भारतीय जनता आपका पार्टी भावनात्मक जो जुड़ाव है वो किसके साथ है, कौन से नेता के साथ? निश्चित रूप से जब हम एक स्थान पर काम करते हैं, धूमल जी लगातार हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे, मतलब कम से कम राजनीति में 40 वर्ष रहे। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब हम काम पार्टी के लिए करते थे, तो होता है। जयराम जी, मैं जिला अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, तो जयराम जी हमारे अध्यक्ष थे। और जब मैं महामंत्री था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के आदरणीय हमारे जेपी नड्डा जी थे। और अभी लगातार 5 बार हमारे सांसद अनुराग जी हैं। तो निश्चित सबसे थोड़ा पार्टी में है तो एक लगाव है, और यही लगाव जो है वो हमें पार्टी के साथ जोड़ता है। लेकिन आपने तो छाप लगवा ली थी एक समय, जब आपने ऑफर कर दी थी धूमल जी को ही कि आइए आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़िए, जब वो प्रेम कुमार धूमल जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हार गए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से देखते हैं, लेकिन हम ये भी तो देख सकते हैं कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के हाईकमांड ने, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय जो अपने नेता हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आकर के कहा कि धूमल जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। उन्होंने उन्हें उसमें चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया। हमने किसके साथ जाना? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जब चुनाव मैं जीत गया चुनाव, और अभी बाकी काउंटिंग चली हुई थी, तो शायद कोई न्यूज़ था, उसने मेरे से पूछा कि धूमल जी तो चुनाव हार रहे हैं। मैंने कहा पीछे हो सकते हैं, चुनाव हार नहीं सकते। और अगर पार्टी उनको तय किया हुआ कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो, तो अगर सीट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे। तो मैंने तो पार्टी के आदेश का ही पालन किया है। मैंने तो ये विश्वास था कि पार्टी धूमल जी चुनाव नहीं हार सकते, और मुझे ये विश्वास था कि जो पार्टी का जो निर्णय है हम उसके साथ हैं। तो मैंने उस दृष्टि से मैंने उनको कहा। तो मुझे लगता कि उसको जो है वो बड़े उससे लिया गया। मैंने कई बार जो है वो इसका जो है रिप्लाई कर चुका। उसके बाद तो ये कहा गया कि वीरेंद्र कंवर जो है सबसे खासम खास है धूमल जी के। उसका खामियाजा भी कहीं आने वाले समय में आपको टिकट के लिए खास तौर पर नहीं सर, उसके बाद मैं मंत्री बना। मैं आने वाले समय में क्या रहेगा? नहीं, मैं मंत्री भी बना। आप ये देखेंगे कि मंत्री के बाद कई मंत्रियों के विभाग लिए गए, लेकिन मुझे एडिशन दिया गया, मुझे कृषि विभाग और दिया गया। तो ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कि पार्टी के अंदर जब हम काम करते हैं, जो एज ए मिनिस्टर्स मैंने काम किया, तो मैंने कोई ग्रुप में काम किया। मैंने पार्टी के जो भूमिका दी गई, मैंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने उस भूमिका जो। अच्छा, अब क्योंकि जेपी नड्डा लगातार हिमाचल आ रहे हैं, अब फोकस उनका हिमाचल पे है, तो ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले जो चुनाव है वो उनके नेतृत्व में हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आगे। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो उसमें क्या लगता है आपको, कितना फ़र्क पड़ेगा टिकट मिलने पर? क्योंकि आपको कहा गया था कि 2027 में आपको टिकट। देखो, मैं समझता हूँ पार्टी जो क्योंकि है, पिछले चुनावों में देखा था कि जो टिकट आवंटन हुआ था वो नड्डा जो है, जेपी नड्डा, उनके कहने पर जो है बहुत बड़ी तादाद में टिकट आवंटित किए गए थे। और वो भी एक माना जाता है कारण बीजेपी के हार के लिए इंटरनल जो सर्वे है, कई नेता भी ये कह चुके। तो आपको क्या लगता है, अब आने वाले अगर चुनाव फिर से हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं, तो आपके लिए क्या उसमें जगह रहेगी या नहीं रहेगी? कैसे आप? देखो, मेरा तो मैं आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ ना, एक विश्वास है। मैंने कहा हमने सबके साथ काम किया है, और पार्टी के नेतृत्व के ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी
जो सर्वेज रिपोर्ट्स होंगी, मैं इसमें ही कह रहा हूँ कि अगर मैं पार्टी को जिता सकता हूँ तो ही पार्टी मुझे टिकट देगी। और पार्टी मुझे लगता है कि जो जन भावनाएं हैं आज भी मेरे साथ हैं कि अगर मैं ये जाता हूँ, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मैं पहले भी ये बात कहता था कि जो वर्तमान होता है भूतपूर्व तो बनता है, लेकिन जब वो भूतपूर्व होगा, वो जनता के बीच में जाएगा तो जनता उसके आचरण पर, उसके कार्यशीलता के ऊपर कभी कोई उंगली ना उठाए। और मैं अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को वैसा रखूंगा। आपको विश्वास है पार्टी आपको टिकट देगी? मैं निश्चित रूप से, मैंने जनता के बीच में कि आज भी कुटलैंड की जनता जो है साथ है, खड़ी है, पूरी तरह खड़ी। मतलब आप चुनाव लड़ेंगे चाहे टिकट मिले चाहे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपको क्या लगता है कि किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा? बीजेपी की अगर बात कर ली जाए, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो आपको लगता है कि, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं बीजेपी के अंदर जो परिवर्तन का ही इशारा कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव जो 27 का चुनाव होगा 2027 में देखिए, कौन सा चेहरा सबसे आगे आ सकता है? क्योंकि अब लीडर्स बहुत बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देखिए, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जिसको भी नेता बनाएगी हम उसके साथ। ये तो चलो एक राजनीतिक जवाब हो नहीं, गया, लेकिन अगर मैं आपसे बात पूछूं कि बीजेपी में चल क्या रहा है या हिमाचल में चल क्या रहा है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि चल नहीं, क्या रहा है। नड्डा जी एकदम से सक्रिय हो चुके हैं। ये विषय हिमाचल मेरा में नहीं है, ये विषय पार्टी हाईकमांड का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इशारा आप मानते हैं कि जैसे नहीं, नड्डा जी की भी बार बार सक्रियता बढ़ नहीं, गई। राष्ट्रीय नेता हैं, वो आएंगे, हिमाचल घर है उनका। और हमारे लिए गर्व है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसा है कि जो पार्टी का निर्णय हम उनके साथ करें। मतलब अभी कोई क्लियर फेस नहीं है कि नहीं, कौन सीएम हो सकते, सीएम नहीं, फेस वो हो सकता है बीजेपी की तरफ से? पार्टी उस टाइम ही करेगी। बदला भी जा सकता है सीएम फेस को? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ कि पार्टी का विषय है ये। चलिए, हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल जो है वो अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार हो गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं इन 2.5 सालों में कांग्रेस सरकार का जो कामकाज है? क्योंकि सरकार कहती है कि हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कि वाकई में हिमाचल प्रदेश में आपको दिखता है कोई परिवर्तन हुआ है या सरकार जैसे चलती आ रही है वैसे चल रही है? देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से जिस तरह से सरकार चली है और जो सरकार का ग्राफ है वो बड़ा निम्न स्तर पर जो है वो चल रहा है। हालांकि बहुत, जैसे कहा कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ जो है वो प्रदेश को लेकर के जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़े इन्होंने निर्णय लिए, कठोर निर्णय भी इन्होंने जो है वो सुक्खू जी ने लिए हैं, सुखविंदर सुक्खू जी ने लिए हैं। और जिसमें जो हमारी जो निर्भरता है, हमारे फंड्स नहीं है, उसके बावजूद भी किया है, लेकिन वित्तीय स्थिति को जो है वो नहीं उभार पाए। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा वर्ग बचा है जिसके ऊपर टैक्सेस जो है वो सुक्खू जी ने नहीं लगाए, इस सरकार ने नहीं लगाए। ऐसे कोई विभाग नहीं बचे हैं जिनके संस्थान इन्होंने बंद नहीं किए। अब एजुकेशन में ले लें, अब वेटरनरी पशुपालन विभाग में ले रहे हैं। जो जानकारी मुझे मिली है कि मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना है, और उस योजना के तहत जब धूमल जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है उस सेंटर से लाए थे और स्वीकृत करवाया था, जिसमें हर पंचायत लेवल पर एक वेटरनरी फार्मासिस्ट जो था वो नियुक्त किया था। और वो जो था वो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर पशु कोई बीमार हो जाता तो उसको मीलों दूर ले जाना पड़ता था, तो अपने पंचायत के अंदर वो हो गया था। अब वो भी बंद हो रही हैं। तो ये बहुत सारे निर्णय जो हैं, जो कई जो निर्णय होते हैं जिनको जनहित के लिए लेना पड़ता है, तो ये जो निर्णय, बहुत सारे निर्णय जो है वो, मतलब मैं ये समझता हूँ कि डिक्टेटर एटीट्यूड के साथ लिए जा रहे हैं। ये गलत है। हमको पूरा आकलन करना है कि हमारी वित्तीय स्थिति जो है वो कैसे पटड़ी पर आए और कैसे जो है वो हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बना सकें। लेकिन आज जो मैं समझता हूँ कि जो स्थिति है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है प्रदेश के अंदर।
वित्तीय स्थिति। ये भी एक राजनीति चली आ रही है। कई सरकारें जो हैं वो बार बार जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा रहता है हर चुनाव में कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनता है हर चुनाव में, और जो चुनाव चुनकर आती है वो पिछली सरकार पर जो है पूरा ठीकरा फोड़ देती है। इसी तरह से अभी जो वर्तमान सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, वो यही कहते आए हैं कि जो पिछली सरकार थी यानी जयराम ठाकुर सरकार थी, जो उस सरकार ने कर्ज लिया है अब वो चुकाने में उनको पूरी तरह से असमर्थता जो है वो नज़र आ रही है। क्या माने कि हिमाचल प्रदेश बिना लोन के अब नहीं चल सकता, ये मान लिया जाए? क्योंकि ये तो सिलसिला अब आने वाले सालों में चलता ही रहेगा, ये लोन तो बढ़ता ही रहेगा। सरकारें तो है पिछली सरकारों पे दोष डालती ही रहेंगी, खामियाजा जो है उनको वो तो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए? देखिए, पहले तो हमें आकलन करना पड़ेगा कि कब से हमारी वित्तीय स्थिति जो है वो खराब होनी शुरू हुई, किसकी सरकार में हुई। हम जब 13th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर आया था, 13वां हमारा वित्तीय आयोग जब आया था, तो हमने बड़ी स्थिति को जो है वो अपने स्टैटिक्स जो थे वो इस तरीके से दिए कि हमारे तत्कालिक जो हमें केंद्र से जो हमको 90-10 का जो हमें वहाँ से प्रोजेक्ट मिलते थे वो हमारे बंद हो गए। और जब हमारे जो 90-10 में जो हमारी एक पहाड़ी राज्य के नाते जो है वो हमें जो ग्रांट्स मिलती थी वो सारी बंद हो गई, कांग्रेस के राज में ही हुई। और फिर उस टाइम माननीय वीरभद्र जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्राइवेट एजेंसी से भी प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज, आपके ध्यान में होगा कि कर्ज उठाया, और आते आते जो है ये कर्ज लेना जो है वो शुरू कर दिया। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आया विधानसभा के अंदर, तो जो पहला बजट था उसमें कहा कि हम पीपी मोड पर जाएंगे, बड़े बड़े काम करने के लिए पीपी मोड पर जाएंगे। फिर कहा कि अगर हमको जीना है तो हमको उधार लेकर के भी घी पीना है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हम उस पॉलिसी पर जो है वो हम चलना शुरू हो गए। मतलब प्रदेश चलाना है तो उधार लेना पड़ेगा। ये वीरभद्र जी ने कहा। वीरभद्र जी ने ही जो उस टाइम ओपीएस की बात कर रहे थे, एनपीएस की स्कीम जो है वो वीरभद्र जी उस टाइम लेकर के आए और कहा कि हम टैक्स फ्री बजट, यानी कि विजन ऐसा दिया गया कि कोई टैक्स जो है वो प्रदेश की जनता के ऊपर जो है वो नहीं लगा रहे, जबकि हमको संसाधन जुटाने थे। जो काम आज चीफ मिनिस्टर को करना पड़ रहा था वो हमको उस टाइम करना चाहिए था जब हमारी वित्तीय स्थितियाँ खराब होने लगी थी, और हमको रिसोर्सेज जो हैं वो नए रिसोर्सेज जो है वो खड़े करने थे। हाइडल हमारा बहुत बड़ा सेक्टर था, और हम देख रहे हैं कि उसके प्रति जो है वो जो भी सरकार आती है उसकी नीति बदल जाती है, जितने भी निवेशक हैं वो जो उससे पीछे हट जाते हैं। गवर्नमेंट सबसे बड़ी फेल हो रही कि गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में एक गवर्नमेंट जो है वो 5 साल आती फिर चली जाती, 5 साल आती, जिसके कारण रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं हो पाई, जो कि प्रदेश को एक छोटे राज्य होने के नाते, हम विदेशों में देखते हैं छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन उनकी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ज़्यादा है। हम हिमाचल को एक यूनिट मान करके कि हमको कैसे जो है वो इसको प्रॉस्पेरस बनाना है, किसको हमने कैसे इसको आत्मनिर्भर बनाना है, क्या हम इस नीति के ऊपर काम नहीं कर सकते? क्या हमारे यहाँ पर इतनी शानदार टूरिज़्म का पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल का जो है वो हम दोहन नहीं कर पाए आज तक। हम बातें करते हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी तरफ से प्रयास होते हैं तो सरकार बदल जाती है। तो ये जो प्रयास है, ये निरंतर प्रयास जो है वो हिमाचल को एक आत्मनिर्भर राज्य और प्रगतिशील राज्य जो है वो हमको बनाना है, इसकी तरफ जो है वो हमको काम करना पड़ेगा। चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। 2.5 साल अब अभी और सरकार के बचे, उसके बाद फिर चुनाव होने हैं, तो वीरेंद्र कंवर जो है जो कि एक तरह से गुम हो चुके हैं, अब 2.5 साल आपका क्या टारगेट रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा ताकि आपकी एक बार फिर से वापसी हो? क्योंकि हर लीडर चाहता है कि वापसी जो है वो बढ़िया तरीके से हो, तो आपका क्या फोकस रहेगा? देखिए, मैं तो विधानसभा में जुड़ा हूँ, पार्टी जो काम देगी, जिस भूमिका में रखेगी हम उस भूमिका में काम करेंगे। और बाकी मुझे तो काम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वॉलीबॉल फेडरेशन का भी जो मिला है युवा में, वो मैं जाऊंगा। हिमाचल प्रदेश में खेल बहुत लोकप्रिय है, और इसमें जो है वो हम टैलेंट हंट करके जो हमारे सीनियर्स टीम जो जाएंगी उनको हम अच्छी कोचिंग दे करके, और यूथ के लिए जो है
जो जूनियर्स टीम जो हैं, जो हमारे पास 5-6 साल हमारे पास बीच में रहेंगी, तो हम पारदर्शिता के साथ उनका चयन करेंगे। चयन करके जो है वो हम नेशनल लेवल पर जो है वो अपनी एक जहाँ प्रदेश की भी करेंगे, और वहाँ पर जो केंद्र से जो सेंटर में जो भारतवर्ष में जो एक बड़ा लोकप्रिय खेल भी वॉलीबॉल रहा है, तो उसको जो है वो हिमाचल में लोकप्रिय नहीं है, लेकिन आप यहाँ से अब जो है आप कह रहे हैं नहीं, कि यहाँ युवाओं पर- को प्रेरित करेंगे। नहीं, यहाँ पर लोकप्रिय है। आप देखेंगे शिमला जिला का तो घर का खेल है ये, और उसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे आप कह रहे हैं कि यहाँ से प्लेयर्स जो है वो अब नेशनल लेवल पे आपकी नेशनल लेवल कोशिश पर रहेगी। यहाँ पर भी करेंगे और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो है वो करेंगे। उस तरफ जो है वो भूमिका रहेगी। बाकी मैंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीति के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी भूमिका पार्टी देगी तो जो लोग नाराज हैं, जो आप कह रहे थे कि लोग नाराज हैं, नहीं, लोग अब ठीक हैं। लोग मेरे से कोई नाराज नहीं है। लोग ये कहते हैं कि काम की कोई कमी नहीं थी, काम बहुत ज़्यादा हुए। और आज भी कहते, आज भी जो अगर आप विधानसभा में जाकर के आज भी अगर सर्वे करेंगे, तो जो मेरे का समय के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ही चले हैं या कोई अधर में लटके हैं। नया कोई प्रोजेक्ट कुटलाड़ के लिए नहीं है, नया कोई रास्ता नहीं है। एक एमएलए रहा जो उद्घाटन मैंने जो अपना भूमि पूजन किए थे वही आकर के उस पर भूमि पूजन करता था। दूसरा आया, उसने भी वही काम शुरू कर दिया कि यार मेरा नाम जो है कोई एक एक दो विधान अपना पंचायत में एक एक दो दो प्लेटें तो लगवा दो, लेकिन कोई नया पैसा नहीं ले पाए। तो काम की दृष्टि से कोई मेरे से नाराज नहीं था, व्यवहार की दृष्टि से कोई नाराज नहीं है। आज भी जो है लोगों का प्यार स्नेह मेरे साथ है। बाकी मैं मिलता जुलता रहता हूँ। एक और सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ, जो आपने अभी कहा कि कांग्रेस में कोई अगर जीतता है लेकिन पार्टी से संतुष्ट नहीं होता और बीजेपी में वो आ जाता है लीडर और बीजेपी उसको टिकट दे देती है, तो कितना फर्क पड़ता है मन पर, दिल पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक बीजेपी कार्यकर्ता जो सालों से बीजेपी के लिए काम करता है और उसका टिकट कट जाना कितना गहरा घाव बन जाता है इसमें? देखो, ऐसा होता है कि कांग्रेस तो अब कोई पार्टी नहीं है, तो एक भीड़ है। लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है। वहाँ पर कोई वैचारिक दृष्टि से कोई भूमिका रही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से जब ऐसी परिस्थिति आती है तो ठेस तो लगती है। पैराशूट एंट्री से जैसे किसी को टिकट ठेस तो मिलता है। लगती है, मन में पीड़ा तो होती है। जिसका झंडा तुमने विरोध में उठाया है 10 साल से 5 साल से, और तुम एकदम तुम्हारे सिर पर आके वो बैठ जाए और फिर बोलेंगे कि अब इसके लिए गुलदस्ता लेके खड़े हो जाओ, तो पीड़ा तो होती है। पीड़ा होती है। चलिए वीरेंद्र कंवर जी, आपने हमें समय दिया मोहित डायरीज में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।